तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक सीरीज स्टार्ट किए थे, कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और वो पोर्शन लगभग कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग अब नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी वाला। आप लोगों को बता दें कि ये जो सीरीज चल रहा है ये सीबीएसई या बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चों का रिवीजन कोर्स चल रहा है फिजिक्स का। जल्दी और सब सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, ठीक है। तो देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें ये विशेष जानकारी देने वाली बात नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा रोल है। हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। अभी ले लीजिए आप अपने छोटे से छोटे गैजेट से ले लीजिए, बड़े से बड़े मशीन्स तक का, सब में जो है इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है। सोचिए ना आप, फ़ैन हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एसी चल रहा होगा आपका, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इवन आपका जो फ़ोन है जिसमें दिन रात चिपके रहते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिना चार्जिंग के तो नहीं चलेगा ना। तो आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसी को सीखना है और डिटेल में इसको करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज के साथ। तो शुरू करते हैं। कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है सर? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। सिंपल सा अगर डेफिनेशन कहीं भी बुक वगैरह में देखिएगा तो यही चीज़ लिखा हुआ होता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से स्टूडेंट्स को एक दो बात तो पकड़ में आता है, जैसे कि रेट मतलब होता है सर, आप बार बार बोलते हैं टाइम से डिवाइड। चलिए ठीक है, रेट मतलब टाइम से डिवाइड, अच्छी बात है। फ्लो मतलब तो फ्लो, तो समझ रहे आदमी, आगे बढ़ना, फ्लो हो गया। चार्ज क्या चीज़ होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो स्टूडेंट्स को अगर ये पता चल जाए कि चार्ज क्या चीज़ है तो उसमें टाइम से डिवाइड करके आराम से वो इलेक्ट्रिसिटी को निकाल सकते हैं। चार्ज में टाइम से डिवाइड करेंगे, अपना इलेक्ट्रिसिटी निकल जाएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले देखते हैं चार्ज क्या चीज़ है। चार्ज, जिस प्रकार आप लोगों को पता होगा कि ये जो मास है, मास किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी मैटर। कैसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? जैसे अगर बात किया जाए तो क्या मास डिफिनेशन ही ऑब्जेक्ट का है कि जो थोड़ा सा जो है, जिसका कुछ वॉल्यूम है, वॉल्यूम हो और जिसमें कुछ मास हो, वो ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये बात बताने लायक तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में होगा, उसमें मास जरूर होगा। और इसका मतलब कोई लॉजिक नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का कि अगर वो मैटर है तो उसमें मास होगा, अगर वो मैटर है तो उसमें मास होगा। सिंपल सा बात है। अगर आदमी जिंदा है तो उसमें प्राण होगा, उसी तरीके से अगर मैटर है तो उसमें मास होगा। किसी को जो थोड़ा सा अपने आप को जो है लगता होगा कि नहीं सर ऐसे थोड़ी है, मैटर में मास क्यों होता है हमको पता है। मैटर में मास क्यों होता है इसकी जानकारी है मुझे। आप क्या समझते हैं? बोलेगा, जवाब देगा स्टूडेंट कि सर मैटर में मास होता है उसमें मौजूद मॉलिक्यूल्स के वजह से। सर कोई भी मैटर सर छोटा छोटा मॉलिक्यूल से मिलके बना है ना सर, तो उसी की वजह से मास होता है। तो मेरा उन लोगों से सवाल है कि ज़रा बताने का कष्ट कीजिएगा, इस मॉलिक्यूल के पास मास कहाँ से आया, इस मॉलिक्यूल के पास मास कहाँ से आया? तो फिर जवाब देगा सर मॉलिक्यूल मिलके बना है एटम से, तो सर एटम के वजह से मास आया उसमें। तो बोले एटम के पास का है मास कहाँ से आया? तो लगेगा कि सर अच्छा कोई बात नहीं सर, वो पता है। एटम में मास आता है सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से। यहाँ पे वो अटक जाएगा कि अच्छा यहाँ तक तो आपका ठीक था कि एटम में मास आया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से। तब आप एक बात हमको ये भी बता दीजिए कि इस तीनों के पास इंडिविजुअल मास कहाँ से आया?
तो बच्चा हाथ जोड़ लेगा। अब जो है मामला गड़बड़ा गया। मतलब क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास, वो उसका कोई रीजन मतलब दे ही नहीं पाइएगा। जैसे अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कहाँ से मास आया, अब नहीं पता, सिंपल सा बात है। तो मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, तो सच दैट सिमिलरली किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है चार्ज भी उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। सिंपल सा बात है, कैसे बताते हैं। जैसे देखिएगा, कोई भी मान लिया जाए, ये हमारे पास अगर थोड़ा सा केमिस्ट्री का बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में, कि जितना भी हमारा मैटर है, जितना भी हमारा एलिमेंट है, सब 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। बेसिक आइडिया तो होगा सबको केमिस्ट्री का। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, और जो है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी पता होगा, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करते रहता है, ये भी बात पता होगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है ऑर्बिट में। और इलेक्ट्रॉन जो कि अब होता क्या है, आप लोगों को जनरल आइडिया होगा कि अगर ये न्यूक्लियस है, इस तरीके से अगर ये ऑर्बिट है, तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो दूरी उसका ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है। कहाँ से? न्यूक्लियस से। होता नहीं है कि जो बच्चा मम्मी पापा से ज़्यादा दूर रहता है वो थोड़ा सा उसका मम्मी पापा का कंट्रोल उस पर नहीं होता है। मतलब जो अपने फैमिली से दूर रहा है उसका उस बच्चे पे कंट्रोल थोड़ा सा कम होता है। वही हाल है कि जब भी कभी ऐसा होता है कि चूँकि न्यूक्लियस से बेचारा दूर है, आउटर मोस्ट सेल का बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस से दूर रहता है तो उस पर कंट्रोल नहीं, कभी कभी इधर से उधर भागते रहता है। ये भी बात है इलेक्ट्रॉन। और अगर बात किए थोड़ा सा कंडक्टिविटी का, अगर हम लोग बात कर लें तो पता होगा आप लोगों को कि मटेरियल 2 टाइप का होता है, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर, या एक गुड कंडक्टर, एक बैड कंडक्टर। कंडक्टर किसको बोलते हैं? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, वो कंडक्टर। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो बेचारा इलेक्ट्रॉन के वजह से ही, इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से चार्ज में मोशन हुआ, और चार्ज के फ्लो को ही, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को, कितना तेजी से चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते थे। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि मोशन कौन करता है तो इलेक्ट्रॉन। मोशन कौन किया जी? तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मोशन को ही चार्ज का मोशन कहते हैं। हालांकि डायरेक्शन का अभी दिमाग डायरेक्शन पे फोकस नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन के मोशन को ही चार्ज का मोशन कहते हैं। अब सवाल ये है कि सर चार्ज तो अभी भी आप नहीं बताए, ये फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन करके कन्फ्यूजिया दिए हैं। चार्ज क्या है पॉइंट पे आइए। तो सिंपल सा बात है, चार्ज क्या है बतला रहे हैं कि जिस प्रकार किसी भी मैटर का, कोई भी मैटर है तो उसमें मास है, यस सर है। कोई भी मैटर है तो उसमें मास है, यस सर है। तो उसी प्रकार कोई भी मैटर है तो उसमें चार्ज होगा। कोई भी मैटर है तो उसमें चार्ज होगा। भले चार्ज कहाँ से आता है? चार्ज आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से। चार्ज कहाँ से आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से। अब होता क्या है, बात को समझिएगा। सिंपल सा बात है, जहाँ पे भी बहुसंख्यकवाद का थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। बहुसंख्यकवाद क्या चीज़ होता है? जैसे बात किया जाए, एक मैटर है हमारे पास, कुछ यूँ करके एक मैटर है, कुछ भी है, जिसमें 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ तो है। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। जब 10 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो 10 प्रोटॉन के वजह से भी कुछ ना कुछ उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, और 10 न्यूट्रॉन के वजह से कुछ ना कुछ निगेटिव चार्ज रहा होगा। न्यूट्रॉन बोल दिए, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के वजह से जो चार्ज, चूँकि दोनों का नंबर सेम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल है। और यहाँ पे थोड़ा सा भी अनबैलेंस होता, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज़्यादा रहता, उस पर अगर किसी प्रकार से नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाता। और एक बात यहाँ से ये भी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा करने के लिए उसमें प्रोटॉन डाल नहीं सकते हैं। एक बात ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी चीज़ में ज़्यादा करने के लिए उसमें प्रोटॉन डालना संभव नहीं है। कैसे? क्योंकि प्रोटॉन बैठा है घर में, प्रोटॉन बैठा है घर में, और घर से निकलने का
रास्ता थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसको कनेक्ट करके रखता है, उसको बांधे रखता है। न्यूट्रॉन को निकालना न्यूक्लियस से और प्रोटॉन को निकालना बड़ा मुश्किल वाला बात हो जाता है। तो जब भी जो है फ्लो करने का बात आता है तो फ्लो कौन करता है, इधर से उधर बवाता कौन है, तो इलेक्ट्रॉन। कौन बवाता है, इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी मटेरियल को, जैसे ये 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन था ना, 10p 10e, ठीक है, इसको अगर निगेटिवली चार्ज करना है तो इसमें और इलेक्ट्रॉन डालना होगा। इसको अगर निगेटिवली चार्ज करना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और डालना होगा, और अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। प्रोटॉन का कहानी कुछ नहीं करना है, प्रोटॉन जस का तस रहने देना है। अगर उसको नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, अब पॉजिटिवली चार्ज करना है मतलब प्रोटॉन के नंबर को बढ़ाना है तो सीधे क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन के नंबर को कम कर दीजिए, ऐसे भी हो जाएगा। तो मेथड ऑफ चार्जिंग हमारा सिलेबस ऑफ कंसर्न है भी नहीं। कैसे चार्जिंग, किसी मटेरियल को चार्ज कैसे करते हैं उस पर दिमाग नहीं लगाना है। क्लास 8 में पढ़े होंगे ना, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, 3 तरह का मेथड होता है चार्जिंग का, वो चलिए ठीक है। और थोड़ा सा एक और जनरल आइडिया ले लें, ये सब कहानी समझ में आया होगा। सिंपल सा बात, एक ही बात माइंड में रखना है कि चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फिनोमिना शो करता है। चार्ज किसी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिस वजह से वो इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फिनोमिना शो करता है, दैट्स इट। ठीक है, चार्ज में बस इतना ही जानना है। और अगर बात करें इसमें थोड़ा सा इसमें बात कर लें कि चार्ज तो चलिए आप समझ गए, थोड़ा सा जो है फिजिक्स के पोर्शन पे बात कर लेते हैं। फिजिक्स का पोर्शन इन द सेंस कि देखिए, जब चार्ज रेस्ट पे हो तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्योंकि चार्ज का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, आगे बढ़ता है, मूव किया, निकला या फिर कभी घुसा, तो जो भी कहानी है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ही कभी कभी बोलते हैं। तो चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा पोर्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 12th का बात कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर होता है 12th का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक मतलब मोशन में नहीं, पता ही होता है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। और चार्ज जब मोशन करता है, चार्ज जब मोशन करने लगा, दौड़ने लगा, तो 2 टाइप का यहाँ से 2 पोर्शन यहाँ से पढ़ते हैं, 2 चैप्टर यहाँ से निकल के आता है। चार्ज जब मोशन करेगा तो मोशन 2 तरीके से कर सकता है। सवाल तो ये भी है कि मोशन जो है 2 तरीके से पॉसिबल है। कैसे कैसे मोशन 2 तरीके से हमारा पॉसिबल है? एक मोशन है यूनिफॉर्म मोशन, समझते होंगे, 9th में पढ़ाया जाता है, और दूसरा एक्सीलरेटेड मोशन। तो चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन पड़ता है तो हम लोग पढ़ते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इसको जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही ये पोर्शन हो जाता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, डायनेमिक्स मतलब मोशन में। और एक्सीलरेटेड मोशन में हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दोनों ही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। चार्ज रेस्ट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चार्ज मोशन तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब बात कर लेते हैं जनरली थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का। बात कर लेते हैं, हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और हाँ, चार्ज को हम लोग जो है डिनोट करते हैं Q से। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। SI यूनिट कूलम्ब होता है। अभी जस्ट बताया कि चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज में टाइम से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। और करंट एक फंडामेंटल यूनिट है, पता होगा 7 फंडामेंटल यूनिट्स है ना, तो उसी में से करंट एक है। करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो यहाँ से अगर चार्ज निकाला जाए तो हो जाएगा IT, और ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड
चार्ज हो जाएगा आपका एम्पियर सेकेंड, और इसी एम्पियर सेकेंड का एक और नाम हो जाता है, इसी एम्पियर सेकेंड को छोटा करके दे दिया गया जिसको बोलते हैं कूलम्ब। कूलम्ब, एम्पियर सेकेंड को हम लोग कूलम्ब बोलते हैं। तो चार्ज का एसआई यूनिट हो जाएगा कूलम्ब, अब फॉर्मूला हो जाएगा IT, करेंट इनटू टाइम। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एकदम बेसिक लाइक चार्ज रिपील करेगा, लाइक चार्ज रिपील करेगा, सिंपल सा बात है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपल्सन। अरे एक के जात का रहेगा तो अटैचमेंट पॉसिबल नहीं होगा, बात समझ रहे हैं, समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज जो है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ये तो बेसिक बात था। लाइक चार्ज रिपील, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तीसरा बात, इसको रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट बोला जाता है, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट क्या चीज़ होता है? सिंपल सा बात है, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट चार्ज को मूव करवाने के बाद उसके अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। जिस फिजिकल क्वांटिटी को मूव करवाए, कितना भी वेलोसिटी से, जो मर्जी वेलोसिटी से आप मूव करवाइए, उसके अमाउंट में अगर कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा तो उसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। चार्ज को आप लाइट के स्पीड से दौड़ा दीजिए, लाइट के स्पीड के 2000 गुना और स्पीड से दौड़ा दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए 5 कूलम का कोई चार्ज है, उसको जो मर्जी स्पीड से आप मूव करवाइए वो 5 कूलम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। आपको पता होगा मास वगैरह चेंज होता है, नहीं जाएंगे रिलेटिविटी में, रहने दीजिए। अच्छा, और अगर बोला जाए इसमें तो बोलते हैं कि चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड मतलब क्या होता है? जैसे मार्केट मान लीजिए, आप गए मार्केट, गए गिलास नहीं है उसके पास, मार्केट गए सुधा दूध खरीदने, सिंपल सा बात है, बात को समझिएगा। तो सुधा का पार्लर गए, सुधा के पार्लर में गए, पार्लर शॉपकीपर से बोले भैया दूध चाहिए, भैया दूध चाहिए। वो बोलेगा कि मेरे पास जो दूध है वो पैकेट में अवेलेबल है, सिंपल सा बात है, मेरे पास जो दूध है वो पैकेट में अवेलेबल है, 1 लीटर है, आधा लीटर है, जो लेना है इसी में से लेना होगा। 1 लीटर है और आधा लीटर है, तो बात को एकदम समझिएगा वहीं से। मतलब जब भी वो किसी को कोई भी मिल्क परचेज करेगा वहाँ से तो वो पैकेट में देगा, या तो 1 किलो या आधा किलो, मतलब उसी में से 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो, इस तरीके से दे सकता है। उसको अगर कोई बोलेगा कि नहीं हमको 1 किलो और मतलब चाहिए हमको 1250 ml चाहिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। 1.25 किलो का बात कर रहे हैं, 1250 ml। तो अगर 1250 ml उसको मिल्क चाहिए, 1.25 लीटर का बात करें तो 1.25 लीटर 1250 ml दूध चाहिए, तो वो बेचारा नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास 1 लीटर और फिर आधा लीटर का दूध है, सिंपल सा बात है, मतलब पैकेट्स में अवेलेबल है। तो चार्जेज का भी वही कहानी है। क्वांटाइज्ड मतलब होता है, क्वांटा मतलब पैकेट, एक ग्रीक वर्ड है क्वांटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी इसको बोलते हैं कभी कभी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सिंपल सा बात है। जैसे मान लिया जाए चार्ज को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ए नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें से चार्ज निकाल रहे हैं, इसमें से चार्ज निकाल रहे हैं, इसमें चार्ज डाल रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज का बात कर रहे हैं। तो चार्ज जब भी ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफरेबल चीज़ है, आराम से हो जाता है। चार्ज जब भी ट्रांसफ़र होगा तो ऐसे नहीं कि जो मर्जी चाहे चार्ज ट्रांसफ़र कर दे, नहीं, चार्ज हमेशा ट्रांसफ़र होगा एक सर्टेन अमाउंट में, सर्टेन फिक्स अमाउंट में, एक पैकेट, जस्ट लाइक एक पैकेट में चार्ज जब भी ट्रांसफ़र होगा तो एक सर्टेन अमाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। जैसे चार्ज जब भी ट्रांसफ़र होगा न तो एनी के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। पता होगा ई मतलब चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, बहुत छोटा सा चार्ज है ये, माइनस में होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है। इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे यूनिवर्स में, इससे छोटा चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि इससे छोटा चार्ज जो है क्वार्क्स वगैरह आ गया है, अब क्वार्क, डाउन क्वार्क वगैरह, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो फ्री स्टेट में नहीं रहता। तो मिनिमम जो चार्ज जो है, सबसे छोटा चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और जब भी ट्रांसफ़र होगा चार्ज का तो एनी के फॉर्म में, एन क्या है यहाँ पे इंटीजर है,
एन क्या है, इंटीजर। मतलब जब भी चार्ज ट्रांसफ़र करेंगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, 3 इलेक्ट्रॉन ले लो, 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, इस तरीके से। वो आधा इलेक्ट्रॉन अब पौने इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम नहीं होता है। सिंपल सा बात है, ओकरे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्या कि पैकेट में अवेलेबल होना चाहिए। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से भी एक फॉर्मूला निकल के आया, Q इक्वल टू एनी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, Q इक्वल टू एनी। ई क्या है, चार्जेज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उसी को ई बोलते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज यही चारों पांचों हुआ। ठीक, यही सब प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी होता है, क्या बोलते हैं, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो है कंजर्व रहता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या होता है, कंजर्व रहता है। सिंपल सा बात है, आइसोलेटेड सिस्टम तो अभी बढ़िया से जान गए होंगे। आइसोलेशन वर्ड इतना बार सुनवे किए होंगे ना, आइसोलेशन तो ये तो वो कोरोना की वजह से अपने आप को आइसोलेट कीजिए, होम आइसोलेशन कुछ से कुछ। तो आइसोलेशन ऐसा कुछ होता है जिसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो सके ना मास ट्रांसफ़र हो सके। ऐसा कोई रीजन जिसमें से ना तो एनर्जी बाहर निकले ना तो मास बाहर निकले, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज होता है कंजर्व। चार्ज कंजर्व करने का मतलब क्या है, फिक्स होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।